न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। श्रीनगर में 2 दिन तक चली नेशनल कॉन्फ्रेंस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में तमाम मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के विधायकों और नेताओं ने मंथन किया, लेकिन सांसद आगा रुहुल्लाह के साथ विवाद की खाई और गहरी होती नजर आ रही है। बैठक में आगा रुहुल्लाह शामिल नहीं थे, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने खुलकर बोला है। उमर अब्दुल्ला ने आगा रुहुल्लाह का नाम लिए बिना उन्हें अनुशासनहीन तक बता दिया है। उमर अब्दुल्ला से जब मीडिया ने आगा रुहुल्लाह की दूरी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, जो पार्टी में अनुशासन में रहते हैं, पार्टी लाइन पर चलते हैं, वो इस मीटिंग में शामिल थे। जो अनुशासनहीन है वो मीटिंग से दूर रहे। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी का डिसिप्लिन समझते हैं। यहाँ पे इस मीटिंग में तमाम वो लोग थे जो पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रह के पार्टी की क़यादत और पार्टी के ओहदेदारों के साथ बात करना जानते हैं और समझते हैं। मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस शख्स का ज्यादा फिक्र आपको है बनिस्बत के हमें। वही एनसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में 7 प्रस्ताव पेश किए गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने पार्टी विधायक और नेताओं के साथ हर मुद्दे पर बात की। पार्टी नेताओं ने जो सुझाव दिए थे उन पर भी इस मीटिंग में मंथन हुआ। साथ ही बडगामा नगरोटा उपचुनाव के नतीजों पर भी गहन चर्चा या फिर कह सकते हैं मंथन हुआ है। The working committee unanimously reaffirmed its unwavering commitment to the restoration of Jammu and Kashmir's special status. The committee reiterated that this issue is central to the aspiration and dignity of the people and must be addressed without further delay. The party will continue its principled fight for its full restoration. Number 2, जो resolution 2 है, the working committee urged the government of India to immediately restore full statehood to Jammu and Kashmir, as promised on the floor of the Parliament, repeatedly affirmed in the public domain and noted by the Constitution Bench of the Supreme Court. जो resolution 3 था हमारा, the working committee expressed serious concern and unequivocally condemned the terror attack in Delhi. It extended heartfelt condolences to the families of those who lost their lives. In a civilized society, violence has no place and such heinous acts must be dealt with firmly and decisively. Resolution 4. The working committee also expressed deep concern over the Naugam blast and conveyed its condolences to the affected families. पीडीपी लीडर उसके यूथ प्रेसिडेंट एडवोकेट आदित्य गुप्ता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट एडमिशन के मुद्दे पर बेवजह पॉलिटिक्स कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरिट प्रोसेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इलाके और धर्म के बीच बंटवारा करने की कोशिश कर रही है, जिसकी बुराई होनी चाहिए। गुप्ता ने कहा कि बीजेपी नेताओं को ऐसे मुद्दों पर बात करने के बजाय लोगों के लंबे समय से पेंडिंग मुद्दों के समाधान पर जोर देना चाहिए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो एडमिशन का इशू है, उस पे लगातार काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं, काउंटर एलिगेशंस लग रहे हैं। पीडीपी इस बारे में क्या सोचता है? देखिए, मसला काफ़ी साफ है। ये डॉक्टर्स की सिलेक्शन का मसला है। ये ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर सिर्फ मेरिट होना चाहिए। आप अपना इलाज कराएंगे, अपनी ज़िंदगी किसके हाथ रखेंगे? जो मेरिट में डॉक्टर बना हो, जिसकी काबिलियत हो, और उस तरीके से जो बच्चे मेरिट में आए वो सिलेक्ट हुए हैं एंड उनकी सिलेक्शन, उनके एफर्ट को इज्जत देनी चाहिए। बीजेपी सियासत कर रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है कि ये यूनिवर्सिटी तो 2008 से चल रही है, और ये कहाँ कौन बन गए ठेकेदार जो ये उठ के कहेंगे कि माता की कहीं ये इंटेंट रही होगी कि माता के नाम पे जो पैसे चढ़ते हैं और उससे अगर समाज और जम्मू कश्मीर का नाम बढ़ता है, हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर बनते हैं, वो क्या धर्म के हिसाब से माँ देवी माँ के धर्म के नाम से करती थी? इट इज अ पॉलिटिकल अटेम्प्ट कि आप हिंदू मुसलमान के नाम पे फसाद की जाए। ये वो वाला पॉलिटिक्स है जो बीजेपी 2000 से 2005 के बीच में करती थी, रीजनल डिवाइड क्रिएट करने के लिए। ये एफर्ट रीजनल डिवाइड को एक्सपैंड करने के लिए, और इसका फायदा बहुत एक्सट्रीम हिंदू और एक्सट्रीम मुस्लिम विंग्स को मिलेगा, और यहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। खबर अवंतीपोरा से है। यहां पुलिस ने विस्फोटक का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड, एक डेटोनेटर और 300 ग्राम आरडीएक्स जब्त किया गया है। आरोपी नजीर अहमद गनी अवंतीपोरा के नानेर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी है। अब आपको बता दें कि श्रीनगर पुलिस ने सीआरपीएफ की 132 बटालियन और 213 बटालियन की महिला कंपनी के साथ मिलकर शुक्रवार को लालचौक क्षेत्र में संयुक्त घेराबंदी एवं तलाशी अभियान चलाया।
और होटलों में अचानक सत्यापन जांच की। यह अभियान विशेष रूप से होटलों, गेस्ट हाउसों और अन्य ठहरने की जगहों पर केंद्रित रहा। यह कदम उन खुफिया इनपुट्स के आधार पर उठाया गया जिनमें राष्ट्र विरोधी तत्वों की ओर से ठहरने सुविधाओं का दुरुपयोग कर अवैध गतिविधियों को अंजाम देने की आशंका जताई गई थी। दिल्ली आतंकी हमलों के बाद लगातार इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और मुख्तलिफ एजेंसीज अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, जहां पे हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से डॉक्टर्स के लॉकअप्स चेक किए गए थे। उसके बाद कई सारी जो फर्टिलाइजर शॉप है, यहाँ केमिकल्स की शॉप है, वहाँ पर चेकिंग हुई। जो सिम कार्ड्स बेचते हैं उनकी शॉप्स पे भी चेकिंग हुई। साथ ही साथ जो यहाँ सेकेंड हैंड कार डीलर्स हैं वहाँ पर भी चेकिंग हुई। और आज उसी कड़ी के चलते हुए इस वक्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ लाल चौक में आज यहाँ सीआरपीएफ की एक बटालियन पहुंची, साथ ही साथ उनके महिला विंग भी थी। और जितने भी यहाँ होटल्स हैं लाल चौक पे वहाँ पर चेकिंग की गई और कौन कौन से गेस्ट इस वक्त वहाँ रुके हुए हैं उनका पूरा डिटेल लिया गया। साथ ही साथ होटल के ओनर्स की डिटेल ली गई। तो कुल मिला के अगर बात करें इस वक्त दिल्ली ब्लास्ट के बाद अभी इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज का, जम्मू कश्मीर पुलिस का या बाकी जो एजेंसीज हैं उनका अभी इस वक्त चेकिंग चल रही है मुख्तलिफ जगहों पे। और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो कड़ी थी जो हमने दिल्ली धमाकों में देखी, उस कड़ी के कुछ और पहलू अब आने वाले वक्त में खुलेंगे, जिसके चलते हुए कई सारे जो यहाँ होटल्स है लाल चौक में यहाँ पर आज चेकिंग की गई। हालांकि इस तरीके की कोई संदिग्ध जो चीज़ें होती है या इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ से नहीं मिली, लेकिन जितने भी यहाँ गेस्ट थे उनका नाम लिया गया। बाज़ाबिता जो उनके साथ लोग आए हुए थे, उनकी फैमिलीज आई हुई थी, उनकी डिटेल्स ली गई। वहीं सांबा के पलूरा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया। सीआरपीएफ, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त टीमों ने सुबह से ही पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने पलूरा गांव और बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्रों में घर घर तलाशी ली और खेतों और सुनसान जगहों पर भी खंगाला। हालांकि तलाशी के दौरान किसी संदिग्ध के पकड़े जाने या कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सीमा क्षेत्र में ऐसे संयुक्त ऑपरेशनों से घुसपैठ और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती है। वहीं अब दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर सामने आई है। डॉक्टर शाहीन अगस्त 2025 में कानपुर आई थी। थार गाड़ी में कानपुर उसके साथ 4 कश्मीरी युवक भी देखे गए थे गाड़ी में। ये गाड़ी जम्मू कश्मीर नंबर की है। अब थार गाड़ी की तलाश में जांच एजेंसियां जुटी हुई है। दिल्ली में ब्लास्ट के मामले में जैश ए मोहम्मद की लेडी कमांडर डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों पर एक एक करके अब कार्रवाई होना शुरू हो रहा है। अगर बात की जाए शाहीन, तो शाहीन को जांच एजेंसीज सूत्र बताते हैं लेके कानपुर आई थी और कानपुर यहाँ आने के बाद उस थार गाड़ी का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में अगस्त 2025 को शाहीन यहाँ देखी गई थी और एक थार गाड़ी जो कानपुर के 12 जोड़ टोल से होते हुए आगे निकली है। उसके गाड़ी में कितने लोग थे वो पिक्चर भी क्लियर नहीं है, मगर एक बक्सा जरूर क्लियर हुआ है। इससे ऐसा शक जताया जा रहा है कि उस बक्से में कहीं कोई हथियार तो नहीं थे। उन हथियारों के एंगल पर भी जांच एजेंसी जहां और जांच कर रही है, तो वहीं कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की एसओटी टीम भी उसमें जांच में जुटी है। अगर सूत्रों की माने तो टीम यहाँ शाहीन को लेके मेडिकल कॉलेज आई थी। उस वक्त देखिए नीचे मेडिकल कॉलेज में यहाँ मौजूद है और ये दिखाना चाहूंगा कि देखिए पूरा आई यहाँ लगभग 1 से 1.5 घंटा रही यहाँ के डिपार्टमेंट में और यहाँ के हॉस्टल जहाँ वो रहती वहां लेके गई। क्या किसी सामना हुआ, क्या पूछताछ हुई, ऐसी तमाम चीजें जिससे पर्दा उठना बाकी है। मगर अगर सूत्रों की माने तो टीम उसे लेके यहाँ से गई है और थार गाड़ी में जिसमें जम्मू कश्मीर का नंबर लिखा था वो गाड़ी श्रीनगर के रहने वाले एक व्यक्ति की थी, मगर जो उसमें फास्ट टैग लगा था वो किसी और नाम से था। ये भी एक जांच का विषय है। वही जम्मू की एडीसी अनुसुआ जमवाल ने कहा कि राष्ट्र विरोधी तत्व हमारे मासूम युवाओं के दिमाग को ऑनलाइन रेडिकलाइज करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कड़ी नजर रख रही है। इस वक्त इंटरनेशनल ताकतों की ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से रेडिकलाइज किया जाए और इस तरह से कई जो है सामने मिसालें भी सामने आई हैं। हालांकि उसको जो है काउंटर किया गया है और समय रहते ही कार्रवाई भी हुई है, कुछ लोग जो है अरेस्ट भी हुए हैं। लेकिन ये जो समस्या है बहुत बड़ी है। एडीसी लॉ एंड ऑर्डर में सब मौजूद हैं अनुसुआ जमवाल मैम, जो रेडिकलाइज करने की कोशिश है सोशल मीडिया के माध्यम से, कितना बड़ा थ्रेट है आज?
ऐसा है कि सोशल मीडिया है जो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। हर किसी के पास मोबाइल है, कोई भी कहीं पोस्ट कर सकता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। कोई भी जो यूथ हैं वो अपना यही अपने सिटीजन्स हैं या जो भी नौजवान हैं, मैं उनको बोलूँगी कि उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। अपने कुछ इस तरीके से वीडियो अपलोड कर देते हैं, कभी एक कम्युनिटी, कभी एक रिलीजन के बारे में। इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हर कुछ चीज़ जो सोशल मीडिया पर पोस्ट होती है, हम उसको आंख बंद कर ना अपना लें ना मान लें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में किसी एक कम्युनिटी या समुदाय का जब को पोस्ट है, हमें उल्टा और सोच विचार कर वैसी पोस्ट आगे फॉरवर्ड सर्कुलेट नहीं करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि एक आग है जो फैल जाएगी तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। मैम, जम्मू में क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन हब भी है, सभी जिलों से जो है यहाँ पे यूथ जो पहुँचते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में लगे हुए हैं, चाहे किसी और, लेकिन वो जो यूथ है बहुत वल्नरेबल हो गया है रेडिकलाइज होने से। उसको किस तरह से काउंटर किया जाए? रेडिकलाइजेशन को तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एक अपना सोसाइटल सबको मॉरल थिंकिंग, एथिकल थिंकिंग बढ़ाना पड़ेगा। हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अपनी मोरालिटी की बात करते हैं, एथिक्स है, जो अपनी फैमिली वैल्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। एक दूसरे की तरफ पेशेंस, टॉलरेंस खत्म हो गया है। तो उन सबको हमें ऐसे पोस्ट जब आते हैं, हम कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे कुछ कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनको नेगेटिवली दूसरे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें इसको लगता है एंड करना चाहिए। हमें एक लिबरल थिंकिंग रखना चाहिए, आपस में मतलब प्यार बढ़ाना चाहिए सोसाइटी की। पीसफुल को एग्जिस्टेंस एक बहुत नेसेसरी और एसेंशियल है अगर हम ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात भी करें। शोपियां में बीजेपी ने क्लॉक टावर के सामने एनसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम उमर अब्दुल्ला का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में बिजली बिलों में 20% यानी 20% बढ़ोतरी का विरोध करते हुए इसे जनता पर बोझ बताया। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष राजा वसीम ने आरोप लगाया कि ये बढ़ोतरी एनसी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की समस्याओं को हर मंच पर उठाती रहेगी। इलेक्शन का टाइम था तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कितने वादे किए, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, यहाँ पर जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज है उनकी बात हुई है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब से आई है तब से यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। अभी हाल ही में उमर साहब की सरकार 20% हाइक कर रही है पावर डिपार्टमेंट की बिल्स में। जो उमर साहब इलेक्शन से पहले कहते थे कि मैं मीटर्स को दरिया में डाल के उनको दफन कर दूंगा, लेकिन आज वही उमर साहब हमें कह रहे हैं कि आप प्रीपेड मीटर यूज करिए, क्योंकि उनकी आरटी प्रीपेड मीटर यूज करती है। यहाँ के नौजवानों के साथ वादा किया गया था कि आप लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से हम ये कह रहे हैं कि अभी तक एक भी नौजवान को खाली नासिर असलम वानी साहब को छोड़ के किसी को रोजगार नहीं मिला। गैर कानूनी नशीली दवाओं के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में लगभग 75 लाख मूल्य की 4 मरला जमीन और 2 मंजिला रिहायशी मकान को जब्त किया है। जांच के दौरान ये पता चला कि यह प्रॉपर्टी ड्रग ट्रैफिकिंग से हुई कमाई से खरीदी गई थी। इसलिए सक्षम अधिकारी ने एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 68 यानी 68F के तहत अटैचमेंट के आदेश जारी किए। ये संपत्ति बादामवारी के उस्मानिया कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद शेख के बेटे अरशीद अहमद शेख के नाम पर है। इस टॉप न्यूज़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।